वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं जुलाई 2023 की, और उसी में हम प्रीवियस ईयर जो हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन बने थे 2023 में, अभी जो पेपर हुआ था लेटेस्ट वाला, वो सारे पेपर जो हैं हम सॉल्व कर रहे हैं। और उसी में आज हम 19 जनवरी 2023 का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये पेपर सॉल्यूशन आपको बुक में नहीं मिलेंगे। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप रेस्पॉन्स शीट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये तो बुक में पहले से ही है। बुक में जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो 2021 और 22 के हैं। 2023 के जो अभी लेटेस्ट सीटेट हुआ था जनवरी में 2023 में, उसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि सीटेट ने अपनी ऑफिशियल साइट पर क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं किए हैं, और जब अपलोड नहीं किए हैं तो वो कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और ये क्वेश्चन भी मुझे तभी मिल पाए हैं जब बच्चों ने अपनी रेस्पॉन्स शीट जो है वो मेरे साथ शेयर की थी, तो उनके बेसिस पर ही मैं ये क्वेश्चन जो है आपको करा पा रही हूँ। और बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आए थे, और बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की तो आई गई थी, तो उससे ही मैच कराकर आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। बाकी अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए सीटेट पेपर 2 के लिए, तो आप मेरी मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर है 9411662115, इस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेल आईडी है shilpi511@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं, जिसमें आपको साइंस के नोट्स विद सारे प्रीवियस ईयर जो हैं आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 19 जनवरी में बना। फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कैन नॉट बी यूज। निम्न में से किसके लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी ऑप्शन देखकर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि साउंड वेव जो होती है, जो ध्वनि तरंगें होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है इंफ्रासोनिक, जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, और ये भी ह्यूमन ईयर जो है वो नहीं सुन पाते। उसके बाद सेकेंड टाइप की जो साउंड आती है वो होती है आपकी ऑडिएबल साउंड वेव, जिसे मनुष्य सुन सकते हैं, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसी होती है, जो हम ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं, और वही आपकी ऑडिएबल साउंड वेव होती है, ध्वनि तरंग होती है। उसके बाद तीसरे नंबर की ध्वनि तरंग साउंड वेव आती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। तो ये फ्रिक्वेंसी की जो होती हैं इससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी वाली वो आपकी अल्ट्रा सोनिक साउंड वेव होती हैं, पराश्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं, और इनका प्रयोग मेडिसिन पर्पस में किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर उनको क्लीन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इतना ही याद रखेंगे तो आप अपने आंसर पर पहुँच जाते। कैसे पहुँच जाते, क्योंकि हमें गलत बताना था, और आपको पता है टेस्टिंग द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर, मानव कण के कार्य की जाँच के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी ह्यूमन के लिए अच्छी नहीं है, और ना ही वो उन्हें सुन सकता है। तो उसके टेस्ट के लिए अगर हम ह्यूमन ईयर में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का प्रयोग करेंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करेंगे, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो यहाँ पर ही हम इनका यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर होगा। आप इस लॉजिक से भी अपने आंसर पर पहुँच सकते थे। बाकी सारे पॉइंट अब आप याद रखेंगे। जोड़ों के दर्द, गठिया के भौतिक चिकित्सा इलाज में, बाय फिजियोथेरेपिस्ट, थेरेपिक ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन एंड अर्थराइटिस, इसमें भी इसका जो है अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो शल्यक उपकरण होते हैं उनको क्लीन करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो डर्ट है उसको डिटेक्ट करने में अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो मदद करती है। एस्टिमेटिंग द डेप्थ ऑफ ओशियन, महासागर की गहराई का अनुमान लगाने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का जो है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो तीनों के केस में हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन जो ह्यूमन ईयर के टेस्टिंग फंक्शन है उसमें हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। असर्शन, अभिकथन यहाँ पर दिया है, इट इज ईजी टू स्लाइड द लाइटर ऑब्जेक्ट देन द हैवियर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल किसी भारी वस्तु की अपेक्षा हल्की वस्तु को फिसलाना आसान होता है, ये तो आपको पता ही है। अगर एक भारी ऑब्जेक्ट रखा है जिसका वेट जो है 50 न्यूटन है, और एक तरफ 20 न्यूटन का जो है ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो हल्का है उसको आपको हिलाना, अपनी जगह से हटाने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है कम हो जाएगा। ये जो फ्रिक्शन होता है, ये जो घर्षण होता है, ये डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। अगर मास ज़्यादा है तो फ्रिक्शन जो है वहाँ पर बढ़ जाता है, और ऑब्जेक्ट वहाँ पे अपनी जगह से हिलने में जो है वहाँ पर दिक्कत होगी। लेकिन अगर मास कम है तो वहाँ पर फ्रिक्शन घट जाता है, और फ्रिक्शन घर्षण घटने की वजह से जो है ऑब्जेक्ट इजीली जो है वहाँ पर मूव हो जाएगा।
तो असर्शन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, अभिकथन सही है। उसके पीछे रीज़न दिया है, कारण दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रिक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं, फ्रिक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, घर्षण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती नहीं होती, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये यहाँ पर गलत है। क्यों, क्योंकि अगर मास ज़्यादा होगा, मैंने अभी आपको समझाया था, अगर 50 न्यूटन का बॉक्स है तो वहाँ पर उसका मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन जो घर्षण है वो बढ़ जाएगा। घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है, वही तो है जो वस्तु को रोक रहा है उसको आगे बढ़ने से, तो वो भी वहाँ पर बढ़ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो रीज़न है, कारण है, वो यहाँ पर गलत होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, और ये प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लाइकली टू हैव द लीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, निम्न में से किस स्थान पर वायुमंडलीय दाब जो है निम्नतर होने की संभावना है। आपके थॉट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, देखिए जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, परतों द्वारा लगाया हुआ लंबत जो एरिया पर लगाया हुआ फोर्स होता है वही आपका प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जितनी लेयर होती हैं उतना ही ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक पर्टिकुलर एरिया पर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो ये जो परतें हैं एटमॉस्फेयर की वो कम होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, वो ऊपर जाने पर क्या होता है, आपका कम हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि कहाँ पर सबसे कम लीस्ट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की संभावना है। तो वो देखिए चेन्नई नहीं होगा, कोटा शिमला नहीं होगा, ले जो है वो सबसे ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन में बाह्य निषेचन होता है। ये बात यहाँ पर गलत है। देखिए जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये हमें फ्रॉग में भी देखने को मिलता है, ये हमें फिश में भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है ना कि ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये बॉडी के बाहर होता है। जैसे फ्रॉग होता है उसमें जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने अंडे को रिलीज़ करती है, सेम ऐसे ही अपना मेल फ्रॉग जो है स्पर्म को रिलीज़ करता है, और वो कहीं पानी में ही जाकर क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और वहीं पर अंडा जो है बॉडी के बाहर जो है वो डेवलप होता है। तो फ्रॉग के केस में भी क्या होता है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, लेकिन वहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। खाली एक ही ऑर्गेनिज्म अगर रेस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में क्या होता है, वो अपनी सिंगल अमीबा से ही क्या होता है, एक नया अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। जैसे हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा में भी क्या होता है, बडिंग के थ्रू जो है वो क्या करता है, बडिंग मुकुलन के थ्रू क्या करता है, अपनी ही बड से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आपका अलैंगिक जनन है, जहाँ पर एक ही जो है ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन जब दो होंगे तो वो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। तो फ्रॉग, फिश, इन सब में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि ह्यूमन में जो फीमेल होती हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर क्या करती हैं, अपना रिप्रोडक्शन जो है आगे जो है फर्दर वो डेवलप होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पर ये गलत है, ये असेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिल सकता है। ऑल प्लांट रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेयर एनिमल बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात यहाँ पर गलत है। फिर से कि सभी पौधे जो हैं वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं, नहीं। जैसे हम गुड़हल के पौधे के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम यही तो पढ़ते हैं कि और मेल पार्ट कौन से होते हैं फ्लावर के, और फीमेल पार्ट कौन से होते हैं। जब मेल पार्ट की हम बात करते हैं, मेल पार्ट जो होते हैं उसमें आपका क्या आता है, फिलामेंट आ जाता है, क्या आता है, फिलामेंट आ जाता है, और आपका क्या आता है, आपका एंथर आ जाता है, फिलामेंट और एंथर हो जाता है। जबकि जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है, ओवरी, स्टाइली, स्टिग्मा। तो वो क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं आपके फ्लावर के, तो उसमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नहीं, कुछ में आपका सेक्सुअल भी होता है। वेयर एज एनिमल बाय सेक्सुअल, नहीं, तो कुछ एनिमल भी ऐसे हैं जिनमें हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, कि सभी पौधे अलैंगिक प्रजनन करेंगे, जबकि पशु जो हैं वो केवल लैंगिक प्रजनन जो है उसके द्वारा ही जनन करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, विविपोरस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज एग, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो सजीव प्रजक जीव होते हैं अनिषेचित अंड जो है वो उत्पन्न करते हैं। देखिए विविपोरस वो होते हैं जो अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और ओविपोरस वो होते हैं जो अंड प्रजनक होते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह हो गई, वो ओविपोरस में आएगा, तो वो ओविपोरस हैं। लेकिन विविपोरस क्या है, जैसे काउ, फेलो, ह्यूमन में फीमेल हो गई,
तो ये सब विविपोरस ऑर्गेनिज्म है और इनमें क्या होता है, ये अनफर्टिलाइज एग जो है वो उत्पन्न करती हैं अपनी बॉडी में। वो अनफर्टिलाइज ही तो होता है एग, और उसके बाद जो मेल का स्पर्म है वो आता है, उसके बाद जब उनका फ्यूजन होता है तब जाके वो फर्टिलाइजेशन वहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो वहाँ पर एग होता है वो कैसा होता है, वो अनफर्टिलाइज ही होता है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल द विविपोरस ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। हम ये नहीं कह सकते जितने भी विविपोरस हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे फीमेल की ही अगर मैं बात कर लूँ तो वो विविपोरस ऑर्गेनिज्म में आएंगे, लेकिन उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ना होकर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बॉडी के अंदर ही जो उनका यंग वन है वो डेवलप करता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वहाँ पर नहीं होगा। इसी वजह से ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आंसर होगा कि वहाँ पर बाह्य निषेचन जो है संपन्न जरूरी नहीं है सारे विविपोरस में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड टू मेक अ कॉइल। प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है, हीटिंग एलिमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक हीटर। निम्न में से कौन सा पदार्थ एक विद्युत हीटर की कुंडली के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना है। देखिए मटेरियल वहाँ पर हमको पता है, हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर नाइक्रोम का यूज़ करते हैं जो निकल और क्रोमियम का बना होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप जो हीटर देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं वो इस तरह से गोल 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 करके इस तरह से पूरा बना हुआ है स्ट्रक्चर, तो वो नाइक्रोम होता है। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत हाई होता है, वो आसानी से पिघलेगा नहीं। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत हाई है कि अगर आप हाई इलेक्ट्रिक करंट भी पास करा रहे हैं और वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो आसानी से पिघलेगा नहीं। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो वहाँ पर हाई होना चाहिए और उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होनी चाहिए, तभी तो हीट प्रोड्यूस होगी। देखिए तभी तो उसको क्वाइलिंग करी जाती है, उसकी कुंडली बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए करंट जैसे फ्लो कर रहा है, तो जब उसको रोक लिया जाएगा तो वहाँ पर एक ही जगह जब करंट हो जाएगा तो वो वहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो रेजिस्टिविटी, रोकने वाली क्षमता जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो वहाँ पर प्रोड्यूस हो सके। तो इस वजह से यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ होगा वो जेड यूज़ होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, गलनांक भी उच्च होना चाहिए और उसकी जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, वो भी वहाँ पर उच्च ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प जो है यहाँ पर हमें चुनना है। असर्शन, अभिकथन यहाँ पर क्या दिया, द मसल सेल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड थिन इन शेप। जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो आकार में लंबी और पतली होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उनकी शेप कैसी होती है, वो हम स्पिंडल में जो है काउंट करते हैं, इस तरह से फ्लैट और चपटी होती है। तो ये एनसीईआरटी में पूरा इजी से वहाँ पर दिया है। तो ये असर्शन जो अभिकथन है ये बिल्कुल सही है। फिर उसके पीछे का कारण क्या है, दिस हेल्प इन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। बिल्कुल, ये जब लॉन्ग और थिन होती हैं तो ये आसानी से क्या हो जाता है, इनका विस्तारण और संकुचन जो है, आपने देखा होगा मसल जब हम भागते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। तो बेसिकली ये जो लॉन्ग और थिन शेप है वो इस चीज़ में उनकी मदद करती है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। आर जो है उसकी सही व्याख्यान करता है असर्शन की, अभिकथन की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 2011 से अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन हम हर बार बनता आया है और 2023 में जो जुलाई का पेपर होगा वहाँ भी किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना कि ये क्वेश्चन तो आसान आ गया, चलो इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज 10 सेंटीमीटर। किसी समतल दर्पण के समक्ष एक बिंब और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब सपोज ये मिरर है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। पहले हम ये समझ लेते हैं। तो एक बात आप अपने माइंड में हमेशा याद रखेंगे, जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है। क्यों? क्योंकि वो मिरर के पीछे होती है। तो जो मिरर के पीछे प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, वो उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो इमेज बनी वो भी कितनी दूरी पर बनी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है जो बनी मिरर के पीछे, इनके बीच की कुल दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और यही हमको क्वेश्चन में दे रखी है। तो उससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जो इमेज है वो भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर के पीछे जो है, दर्पण के पीछे जो है वहाँ पर बन रही है। अब क्वेश्चन में आगे कहता है, बिंब को जो दर्पण की ओर है
2 सेंटीमीटर अग्रसित किया जाता है। द ऑब्जेक्ट इज मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मिरर बाय 2 सेंटीमीटर। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट था इसको फॉरवर्ड मूव करा गया 2 सेंटीमीटर से, तो अब ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर मूव करने के बाद यहाँ आ जाएगा, और जब ये यहाँ आ गया तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई, 3 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो रह गई। अब हमको क्लियर हो गया। तो ठीक है, अब जब 3 सेंटीमीटर की दूरी रह गई है तो पीछे जो इमेज बनेगी वो भी कितनी दूरी पर बनेगी, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो अब हमको ये क्लियर हो गया। अब नए केस में मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो पीछे जो इमेज बनेगी वो भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। लेकिन अब हम देखेंगे क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द इमेज नाउ। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है ये हमको बताना है। देखिए अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि ये ऑब्जेक्ट और ये क्या कहते हैं आपकी इमेज है, प्रतिबिंब है, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आंसर होता आपका 6 सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन में दिया भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मिरर, ये है मिरर यहाँ पर, मिरर और इमेज, ये इमेज यहाँ पर बन रही है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजिली मुझे लगता है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 9th क्लास से उठा के ये क्वेश्चन दिया गया है। 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट solution in a beaker. The electrodes are connected to the battery and electric current is allowed to pass. किसी बीकर में कॉपर सल्फेट विलयन के 2 कार्बन इलेक्ट्रोड जो है वो वहाँ पर डाले जाते हैं। इलेक्ट्रोड बैटरी से संयोजित हैं और विद्युत धारा प्रवाहित वहाँ पर होनी शुरू हो जाती है। कुछ मिनटों के पश्चात कौन सा प्रेषण वहाँ पर होगा। What will be the following observation will take place after few minutes, ये हमको बताना है। देखिए जो बबल हैं वो वहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर बनेंगे, एनोड पर, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जो कॉपर है, जो कॉपर होता है उस पर +2 चार्ज आता है ना, तो जब वो पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है वो अट्रैक्ट कहाँ पर होगा, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर अट्रैक्ट होगा, और वो क्या कहलाता है आपका कैथोड कहलाता है। तो ये डिफ्यूज़ होकर क्या बन जाएगा, कॉपर बना लेगा, और जब ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये जाकर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर, निगेटिव इलेक्ट्रोड पर। उसके बाद जो सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट है ना, तो उस पर क्या है, -2 है, तो वो जाकर अट्रैक्ट होगा किस पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर। यही तो बात कह रहा है बबल्स, और वहाँ पर बबल फॉर्म्ड होंगे कहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर, एनोड पर, और कॉपर जो है वो कहाँ डिपॉजिट हो गया, वो आपका कैथोड पर, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो गया। और ये जो बबल फॉर्म्ड होते हैं या तो ये ऑक्सीजन के होते हैं या आपके हाइड्रोजन के होते हैं। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर ए और बी सही हैं, तो ए और बी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बबल आर फॉर्म्ड एट कैथोड नहीं, वहाँ पर तो कॉपर गए और कॉपर के बबल वहाँ नहीं बनेंगे। कॉपर इज डिपॉजिट एट एनोड, नहीं, कॉपर जो है वो तो कैथोड पर, क्योंकि कॉपर पर क्या है आपका +2 है और वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जाकर कैथोड पर चिपकेगा, ना कि एनोड पर। तो इस वजह से ए और बी, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग थंडरस्टॉर्म। तंडित झंझाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए जो थंडर स्टॉर्म होता है वो एक तरह का स्टॉर्म होता है जिसमें लाइटनिंग, बिजली कड़कड़ाती है और साथ में थंडर जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर बारिश भी हो सकती है और इस बारिश की वजह से फ्लड भी आने के चांसेस होते हैं थंडर स्टॉर्म के केस में। लेकिन जो साइक्लोन होता है उसमें जो ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म है, कॉज द विंड ब्लोइंग अराउंड अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर, यहाँ पर बीच में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और उसके आसपास जो है गोल गोल करके हाई विंड जो है वो घूमती रहती है, तो वो साइक्लोन होता है। और थंडर में ऐसा नहीं होता, इसमें भी हवाएं चलती हैं लेकिन वो ऐसे लो प्रेशर एरिया के साथ गोल गोल घूमकर नहीं चलती। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसमें बताना है कि थंडर स्टॉर्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। थंडर स्टॉर्म यूजली टेक प्लेस इन हॉट एंड ह्यूमिड एरिया, बिल्कुल, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो प्रेशर जो ये लो प्रेशर बनता है ये किसकी वजह से बनता है, हॉट, और हॉट जो एयर वहाँ पर होती है ना, याद रखेंगे वो हॉट होती है। तो हॉट और ह्यूमिड एरिया पर ही हमको ये जो सूखे हवाएं हैं चलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही होगी। तंडित जो झंझा है प्राय गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। इन थंडरस्टॉर्म रेन आर अकम्प्लेन बाय हाई स्पीड विंड एंड लाइटनिंग, बस इसमें इतना होता है। जबकि साइक्लोन में बहुत डिफरेंस है।
ठंडे झंझाओं में तेज गति से पवन चलती है, बिजली चमकती है और साथ में वर्षा भी होती है। अब आप कभी मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि साइक्लोन में क्या होता है, बीच में लो प्रेशर हो जाता है और उसकी साइड में जो हाई विंड है वो फ्लो करती रहती है गोल गोल करके, तो वो साइक्लोन होता है। तो पहले और दूसरे पॉइंट तो सही है। थंडर स्टॉर्म कैन बिकम साइक्लोन, बिल्कुल थंडर स्टॉर्म ही बाद में चल के क्या है, साइक्लोन में परिवर्तित हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों पॉइंट सही है, इट मीन्स गलत यहाँ पर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन, द स्पीड ऑफ विंड इन थंडर स्टॉर्म इज मोर देन द साइक्लोन। जो विंड होती है वो साइक्लोन में ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई स्पीड विंड जो है वो लो प्रेशर के एरिया के इर्द गिर्द बहुत तेज़ी से घूमती हैं। तो ठंडी झंझाओं में पवनों की जो गति होती है वो चक्रवातों की अपेक्षा अधिक नहीं होती, वो उससे कम होती है। इस वजह से यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर हो जाएगा। और आपको अब क्लियर भी हो गया होगा कि थंडर स्टॉर्म क्या होता है और साइक्लोन जो है क्या होता है। थंडर स्टॉर्म में सिंपली तेज तेज हवाएं बारिश के साथ और बिजली कड़कते हुए चलती है, लेकिन साइक्लोन के केस में लो प्रेशर एरिया बीच में क्रिएट होगा और उसके इर्द गिर्द क्यों है, तेज़ हवाएं जो हैं हमें चलती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन, सही विकल्पों का चुनाव हमें यहाँ पर करना है। ये अर्थक्वेक वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना है। रीजन दैट आर ज्योग्राफिकली मोर प्रोन टू अर्थक्वेक, क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से भूकंपों के लिए प्रवृत्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सिस्मिक जोन याद रखेंगे। और क्या बोलते हैं, वीक जोन, वीक जोन भी हम बोलते हैं उन्हें, और फॉल्ट जोन। कभी कभी पूछ लेता है कि सिस्मिक जोन को और किन नामों से जाना जाता है, तो वीक जोन या फॉल्ट जोन भी हम कहते हैं। ये वो एरिया होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए अर्थक्वेक क्या आता है, प्लेट के हिलने की वजह से, तो प्लेट्स की बाउंड्री पर जो एरिया होती हैं वहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वो एरिया हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, और यही एरिया कहलाते हैं आपके सिस्मिक जोन, वीक जोन या फॉल्ट जोन। द पॉइंट वेयर सिस्मिक वेव ओरिजिनेट, देखिए जब अर्थक्वेक आता है तो जो वेव प्रोड्यूस होती हैं अर्थक्वेक की वजह से, वो वेव क्या कहलाती हैं आपकी, वो तरंगे क्या कहलाती हैं, वो सिस्मिक वेव कहलाती हैं, भूकंपीय तरंगे जो हैं वहाँ पर कहलाती हैं। और जिस पॉइंट से ये ओरिजिनेट हुआ है आपका अर्थक्वेक भूकंप, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिस्मिक फोकस जो है आपका हो जाएगा। और उसके वर्टिकली जस्ट अबव जो पॉइंट कहलाता है सिस्मिक वेव के, वो आपका एपिसेंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर होगा, ये भूकंपी जोन हो जाएगा। जहाँ से जिस बिंदु जहाँ से भूकंपी तरंगे जो हैं वो उत्पन्न हुई हैं, तो वो जहाँ से ओरिजिनेट वाला पॉइंट होता है वो आपका फोकस कहलाता है। और उसके जस्ट वर्टिकल अबव द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक वेव, भूकंपी तरंगों के उद्भव पर ऊर्ध्वाधर बिंदु जो होता है वो क्या कहलाता है, वर्टिकल जस्ट उसके अबव वाला जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका एपिसेंटर होता है, उत्केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अ कार मूव विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में, 1 आवर में 60 किलोमीटर जो है वो कार जो है कवर करती है। फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर, मतलब पहले आधे घंटे के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट हाफ आवर के लिए जो कार की स्पीड है वो हो जाती है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पर बताना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है वो हमको यहाँ पर बतानी है। देखिए शुरू के आधे घंटे में, क्योंकि हमको पता है जो कार है वो 60 किलोमीटर जाती है पर आवर, मतलब 1 आवर में, 1 घंटे में कार कितना जाती है, 60 किलोमीटर जाती है। तो हाफ आवर में कितना जाएगी, 30 किलोमीटर जाएगी। तो शुरू के हाफ आवर में, आधे घंटे में कार ने 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर किया। उसके बाद में जो कार की स्पीड है वो 45 है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितनी होगी, 22.5। तो नेक्स्ट हाफ आवर में जो कार ने डिस्टेंस कवर करा होगा वो होगा 22.5 किलोमीटर। और कुल मिलाकर जो डिस्टेंस होगा हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 30 में जब हम 22.5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52.5। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। ए डिस्प्लेस बी एंड सी फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, विस्थापन अभिक्रिया से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देखिए जो ए है, जो ये बात बस इतना समझ लीजिए, अगर कोई सिंगल एलिमेंट दिया होता है या सिंगल मेटल दिया होता है, अगर वो सॉल्यूशन में पड़े हुए मेटल में, एक सॉल्यूशन है जिसमें वो मेटल बी पड़ा है, और अगर ये सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये जो रिएक्टिविटी है इसकी, जो रिएक्टिव है, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये सॉल्यूशन में पड़े मेटल को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। जैसे ए अगर सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है सॉल्यूशन में पड़े मेटल से, तो ये बी को बाहर कर देगा और ए जो है उसमें चला जाएगा सॉल्यूशन में, वो तब
तभी होगा जब ये सिंगल मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अब यहाँ पर यही कहा है कि जो ए है वो डिस्प्लेस कर देता है बी और सी को फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो हम यहाँ से इजीली कह सकते हैं जो ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बी और सी से, तभी तो वो सॉल्यूशन में पड़े बी और सी को निकाल पाता है। बी और सी को ए जो है उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर सकता है। फिर क्या होता है, when put in salt solution D there is no reaction, लेकिन जब इस A को D के साथ रिएक्शन कराई जाती है, D के एक सॉल्यूशन है जिसमें D है, उसके साथ जब सिंगल मेटल A की रिएक्शन कराई गई तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है। और कोई रिएक्शन जब नहीं होगी जब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है वो नहीं होगा। और विस्थापन कब नहीं होगा, जब ये जो सिंगल मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। तो इट मीन्स अब ये जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ मेटल था, ये जो पदार्थ आपका सॉल्यूशन में पड़ा है, विलयन में पड़ा है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है इस सिंगल मेटल से, तभी ये सिंगल मेटल जो है वहाँ पर रिएक्शन नहीं कर पाया। और जब ये डी ज़्यादा रिएक्टिव है तो डी हम यहाँ पर टेबल में पहले ले आएंगे, क्योंकि डी यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव हो गया किससे, ए से। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात और लिखी है, बी डिस्प्लेस सी फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो सी को बी जो है वो उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो बी जो है क्या करता है, अगर एक सॉल्यूशन में सी पड़ा है तो उसको सी को क्या करता है, निकाल देता है। और वो सॉल्यूशन में तभी निकाल पाएगा अगर वो सिंगल खुद क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि बी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सी से। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल, द्वितीय सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है वो हमको यहाँ पर बताना है। तो सेकंड प्लेस पर हमारा क्या आ गया है, ए आ गया है, और यही हमारा सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वैक्सीनेशन is a process of immunization that is developing immunity of a person against a particular disease। ठीक है, which of the following statement is true regarding vaccine। टीकाकरण जो होता है प्रतिरक्षक की एक विधि होती है, यानी किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा जो है वो उत्पन्न करती है, विशिष्ट रोग के प्रति जो है प्रतिरक्षा हमारी उत्पन्न करती है। तो टीकों के संदर्भ में हमको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। टीके जो होते हैं, ये जो वैक्सीन होते हैं, जीवित और क्षीण जीवाणु होते हैं, बिल्कुल, तभी इनको पर्टिकुलर रोग के विरुद्ध जो है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है प्रतिरक्षा के तौर पर। तो ये बात तो सही होगी। टीका जो होता है, वैक्सीन जो होता है, एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध रोग प्रतिकारक उत्पन्न करता है। यहाँ पर लिखा भी है विशिष्ट रोग के प्रति उत्पन्न करता है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। टीके केवल मानवों के लिए होते हैं ऐसा नहीं है, एनिमल के लिए भी वैक्सीन्स होती हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया। टीकों में प्रतिजैविक होते हैं, देखिए प्रतिजैविक नहीं होते, इनमें जो है आपके प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज होते हैं, ना कि एंटीबायोटिक, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो गया। अब यहाँ पर सी और डी गलत हैं और सी और डी गलत हैं, तो यहाँ से सी और यहाँ से सी ये सब बाहर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 13 यहाँ पर सही होगा, ए और बी। मतलब जो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं ऊपर वाले वो यहाँ पर सही हैं, बाकी टीके केवल विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोगों के लिए विरुद्ध प्रभावी होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। टीके जो होते हैं वो टीबी के लिए भी तो होता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो तो बैक्टीरिया से होती है, तो ज़रूरी थोड़ी है वायरस के लिए होते हैं। टीबी के लिए जो होता है आपका BCG की वैक्सीन होती है, BCG, तो वो बैक्टीरिया के लिए भी हो सकती है। तो वैक्सीन हम ये नहीं बोल सकते कि वो खाली इफेक्टिव होती हैं वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट, ये भी गलत था। ये एंटीबॉडीज़ नहीं होती, ये एंटीबायोटिक होते हैं, ये ह्यूमन बींग के लिए नहीं, एनिमल के लिए भी हो सकती हैं। और फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। देखिए जो नायलॉन होता है, ये जो नायलॉन है ये आर्टिफिशियल क्या है आपका फाइबर है ना, आर्टिफिशियल तंतु है, कृत्रिम तंतु है। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा होता है, तंतु कौन सा होता है, तो वो वहाँ पर नायलॉन ही होगा। मैं किसकी बात कर रही हूँ, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। अगर आपसे नेचुरल में पूछ ले कि नेचुरल फाइबर जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस केस में आंसर होगा आपका सिल्क। तो ये भी आप याद रखेंगे, नायलॉन जो है वो आर्टिफिशियली क्या होता है, वो फाइबर है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको पैराशूट में यूज़ किया जाता है। तो इसकी हमें जो गुणधर्म हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर बतानी है। इट इज़ लाइट, बिल्कुल हल्का होता है तभी तो पैराशूट के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कोई भी गिर सकता है, तो बिल्कुल सीधी बात है। इट इज़ इलास्टिक, बिल्कुल लचीला होता है, लचीला होता है तभी तो हम उसकी रस्सियों से उसे उधर उधर घुमा देते हैं और उसी में हमारी डायरेक्शन जो है हम ले पाते हैं। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं और शुरू के 3 पॉइंट सही हैं, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा ये भी जा सकते हैं, शाइनीनेस से कोई मतलब नहीं है, रिंकल फ्री से उसका कोई मतलब नहीं है। नायलॉन जो
हम बेसिकली पैरासूट में क्यों यूज़ करें, ताकि वो हल्का रहे, मजबूत रहे और लचीला रहे। फायर की यहाँ पर कोई बात नहीं है कि ये अग्निरोधी होता है, अगर आग लग गई तो लगी जाती है, वहाँ पर फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इस वजह से DEF यहाँ पर बाहर होगा, ABC सही है, तो ऑप्शन सेकंड मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। असर्शन अभिकथन क्या है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशन। बिल्कुल, जो ये अग्निशामक होते हैं इनमें जो द्रव कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रयोग किया जाता है, और ये बहुत ठंडी होती है, और ठंडी होने की वजह से भी क्या होता है, ये फायर को ख़त्म करने में मदद करती है। तो याद रखेंगे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल यूज़ होती है। आपके जो अग्निशामक होते हैं, एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो असर्शन अभिकथन यहाँ पर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लाइटर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लाइटर नहीं होती, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड हल्की है, नहीं, ये यहाँ पर गलत है। हैंस कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, नहीं, ये भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर भारी होगी तो ये क्या बनेगी, अपनी एक परत बना लेती है, जिसकी वजह से क्या करती है, ये ऑक्सीजन क्योंकि हल्की गैस है तो वो उसको आने नहीं देती और उसको कट कर देती है। और जब ऑक्सीजन का संपर्क हट जाता है तो आपको पता ही है कि जो आग है, फायर के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर नहीं जल सकती। तो ऑक्सीजन का संपर्क यहाँ पर कट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है फायर जो है वहाँ पर जो लगा है वो बुझ जाता है। तो जो रीज़न दिया है वो गलत है और ए सही है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लाइटर नहीं होती, वो हैवियर गैस होती है ऑक्सीजन से, और इसी वजह से वो ऑक्सीजन का जो संपर्क है वहाँ पर कट कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया आर ट्रू। जीवाणुओं के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये हमको बताना है बैक्टीरिया के बारे में। प्रीवियस ईयर में भी इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका बना है, तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज इन हर्बीवोरस। ये जो शाक भक्षी होते हैं उनके सेलुलोज के भिक्टन में मदद करते हैं। बहुत से बैक्टीरिया उनके सेलुलोज जो, देखिए सेलुलोज को पचाना आसान नहीं होता, तो हर्बीवोरस जो होते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको पचाने में, उसको ब्रेक डाउन में बैक्टीरिया मदद करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दे एड इन डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग। हमारे ह्यूमन बींग में भी आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अच्छे होते हैं और वो हमारे डाइजेशन में जो है वहाँ पर मदद करते हैं। तो ये पॉइंट जो बी है ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। देखिए ये प्रतिजीवाणु के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं, ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर एंटीबायोटिक आएगा, जब एंटीबॉडीज आ जाता है तब वैक्सीन होती हैं, और जब एंटीबायोटिक के लिए लड़ने के लिए होता है तो वहाँ पर हमारे जो बैक्टीरियल को ध्यान में रखकर जो मेडिसिन है वो बनाई जाती है। तो ये यूज्ड होते हैं किसमें, आपके प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो हम क्या मेडिसिन वगैरह लेते हैं उनमें एंटीबायोटिक होते हैं, तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही हो जाएगा। दे आर इन प्रिपरेशन ऑफ केक। देखिए केक के प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं किसका, ईस्ट का, जिसे हम हिंदी में खमीर बोलते हैं। और ये जो ईस्ट होता है ये फंगाई होता है, ये कवक होता है, ना कि आपका बैक्टीरिया। तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा। और जब देखिए डी हटेगा, आपको सपोज ऊपर के ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि हमने नहीं पढ़ा सपोज बैक्टीरिया के बारे में, ये तो आपको ये तो पता है कि प्रिपरेशन ऑफ केक के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो हमारा फर्मेंटेशन होता है उसमें हम ईस्ट जो खमीर होता है उसका प्रयोग करते हैं। और ईस्ट और खमीर मैंने बहुत बार बताया है वो फंगाई की कैटेगरी में आता है, कवक की कैटेगरी में आता है, ना कि बैक्टीरिया में। जब डी नहीं होगा तो डी 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 इन तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, तो सीधे भी हम ऐसे आंसर पर आ जाते। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। दे आर यूज्ड इन ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन बायोगैस प्लांट। तो जो बायोगैस प्लांट होती हैं, जो बायोगैस संयंत्र में जैविक पदार्थ होते हैं, उनके विघटन में भी बैक्टीरिया का प्रयोग करा जाता है। जो सड़े गले अवशिष्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, ये बात भी सही है। तो ABCF जो है वो बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। सॉल्ट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। तो सॉल्ट जो है एक हमारा परिरक्षक है, इसको प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे परिरक्षक हैं, सॉल्ट भी होता है, कभी कभी हम शुगर जो है उसको भी परिरक्षक की तरह यूज़ करते हैं। विनेगर जो होता है, ऑयल वगैरह जो होते हैं, ये सब हम परिरक्षक जो है प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्रिजर्वेटिव के तौर में यूज़ करी जाती हैं। अब इनको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, मॉइस्चर को कम कर देती हैं। आपने देखा होगा जून जुलाई के समय नमी होती है और उस समय अगर आप कोई चीज़ ज़रा सी भी खुली छोड़ देते हैं तो एकदम ख़राब हो जाती है, उसमें फूई वगैरह फंगस जो है वहाँ पर लग जाती है। तो ये आर्द्रता के स्तर को वहाँ पर निम्न कर देता है, जिससे जो सूक्ष्म जीवी है वहाँ पर उनकी वृद्धि जो है, जो विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि जो माइक्रो
ऑर्गेनिज्म की वहाँ पर ग्रोथ होनी है वो रुक जाए तो मॉइस्चर के कंटेंट को वहाँ पर ये सॉल्ट क्या करता है, कम करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, बहुत ईजी क्वेश्चन था। टू अनचार्ज बॉडी, दो अनचार्ज बॉडी हैं और इनका कॉन्सेप्ट तो मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया है। एक्स और वाई हैं, रब्ड अगेन ईच अदर, तो उनको एक साथ रब करा गया। तो पहले तो बताइए ये प्रोसेस क्या कहलाएगा। सीधी सी बात है, ये क्या होता है, ये आपका किस टर्म में आता है, इसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जब दो बॉडी हैं अनचार्ज हैं उनको एक दूसरे से रब करा जाता है तो वो फ्रिक्शन होती हैं। तीन तरह से चार्ज होते हैं, एक फ्रिक्शन होता है, कंडक्शन होता है, एक इंडक्शन होता है। तो फ्रिक्शन में सिंपली दो बॉडी एक दूसरे के अगेन रब करी जाती हैं और इसमें क्या होता है, दोनों बॉडी क्या करती हैं, इक्वल और अपोजिट चार्ज जो है वहाँ पर एक्वायर कर लेती हैं। समान और विजातीय चार्ज वहाँ पर जाएंगे। एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे और एक बॉडी पर जो निगेटिव चार्ज है वो एक क्या हो जाएंगे, चार्ज अप हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सेट थोड़ा इजी बना था, 2-3 क्वेश्चन इसमें थे, बाकी क्वेश्चन जो थे काफ़ी इजी लेवल के थे। ब्लड सेल है यहाँ पर, रक्त कोशिका है और उनके फीचर यहाँ पर दे रखे हैं। ये जो है डिस्क शेप जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, अभी पीछे देखा था, जो रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कोशिकाएँ होती हैं वो आपकी डिस्क शेप की होती हैं और ये भी प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करके क्वेश्चन है। बी क्या है, चेंज शेप, कौन से सेल हैं जो हमारी बॉडी में शेप चेंज करते हैं। याद रखना, जैसे सब सेल जो हमारी सब कोशिकाएं हैं उनकी कोई ना कोई आकृति है। जैसे जो नर्व सेल होते हैं वो आपके लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं, जैसे स्पिंडल शेप जो थे वो आपके मसल सेल हो गए, और जो आपके बॉडी के स्किन के सेल होते हैं वो फ्लैट चपटे जो हैं वहाँ पर होते हैं। लेकिन कुछ एक सेल ऐसा भी है जो हमारी बॉडी में अपनी शेप को चेंज करता रहता है। वो कौन सा होता है, वो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, WBC होते हैं। और ये बाहर से जो बैक्टीरिया वगैरह आती हैं, जो जर्म्स वगैरह आते हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो ए यहाँ पर रेड ब्लड सेल है, बी यहाँ पर जो है आपका वाइट ब्लड सेल है। और ये डिस्क की शेप में क्यों होता है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पर हो सके। तो उसके लिए इसकी जो शेप होती है रेड ब्लड सेल की, वो डिस्क शेप जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये तीनों ही ब्लड के फीचर हैं। ब्लड में पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और क्लोटिंग में जो मदद करते हैं, रक्त के स्कंदन में जो मदद करती हैं वो प्लेटलेट्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है वो आंसर होगा। ये जो प्लेटलेट्स हैं रक्त का थक्का बनाती हैं। जैसे खून निकल रहा है, आपकी चोट लग गई है तो खून निकलता थोड़ी रहता है, थोड़े टाइम बाद रुक जाता है। वो किसकी वजह से रुक जाता है, प्लेटलेट्स की वजह से। अगर ये नहीं होंगी तो जो खून अगर चोट से निकला है वो निकलता ही रहेगा, ब्लड वो रुकेगा नहीं। और विटामिन के की कमी से भी क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी आप यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर था। नेक्स्ट और ये जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा कंटेंट का, इसके बाद पैडागोजी के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे शुरू हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लार्ज इन अ कंटेनर इज 50 डिग्री सेल्सियस। एक वाटर रखा है कंटेनर में जिसका जो टेम्परेचर है कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। अनीता क्या करती है, इस वाटर को फिल कर देती है एक 250 ml के बीकर में। 250 ml के बीकर में क्या करती है, थोड़ा पानी डाल देती है। और कितना डालती है, जब तक वो फुल भर जाता है। सेम ऐसी वो क्या करती है, एक दूसरा बीकर लेती है, ये ए बीकर है और एक बी बीकर है, जिसमें क्या करती है वो 750 ml वाली बीकर में भी क्या करती है, पानी को फुल जो है अप टू द ब्रिम, मतलब ऊपर तक जो है पानी को दोनों में भर देती है इसमें से निकाल कर। तो ये हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो फिर हमें बताना है कौन से कथन, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए, टेम्परेचर 50 डिग्री है। अब इसको मैं इस बीकर में डालूँ, इस बीकर में डालूँ, टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। टेम्परेचर अब भी 50 डिग्री होगा। लेकिन जो हीट की कैपेसिटी है, जो ऊष्मा की कैपेसिटी होती है, उस पर फ़र्क आता है, क्योंकि वो मास पर डिपेंड करती है, वो आपके द्रव्यमान पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर मास कम होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर हीट की कैपेसिटी कम होगी और यहाँ पर हीट की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए अभी के लिए। तो टेम्परेचर जो है हमारे वाटर ए और बी में सेम रहेगा, टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो 50 डिग्री ही रहना है। अमाउंट ऑफ हीट सेम नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि वो मास पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर 250 ml है और यहाँ पर 750 ml है, तो जिसमें ज़्यादा होगा वहाँ पर हीट कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर तो दोनों में सेम रहना है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। बी और सी हट जाएंगे तो ये यहाँ से बाहर हुआ, ये यहाँ से बाहर हुआ, ये यहाँ से बाहर हुआ। तो आंसर वैसे भी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया, ए और डी जो है वो यहाँ पर सही है। द अमाउंट ऑफ हीट इन वाटर ए इज लेस देन इन बी। जो अमाउंट है वाटर का हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट जो है, हीट की जो कैपेसिटी होगी वो ए में कम होगी क्योंकि वो 250 ml का ही है, और बी में ज़्यादा होगी क्योंकि वो 750 ml का है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। सेम एज इट इज़ हिंदी में दे रखा है, एक बड़े पात्र में 50 ml
50 डिग्री तापमान पर जल भरा हुआ है तो 250 ml के बीकर में और 750 ml के बीकर में वो ऊपर तक क्या करती है अनीता, जल को भरती है। तो कौन कौन से कथन यहाँ पर सही थे, तो ए और डी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये कंटेंट के सारे क्वेश्चन देखे। अब हम देखेंगे पेडागोजी के क्वेश्चन। उससे देखने से पहले अगर आपको नोट्स लेने हैं, साइंस के बायलिंगुअल नोट्स मिल जाएंगे 6th 7th 8th की कंप्लीट समरी, प्रीवियस ईयर 2021-22 और 22-23, 120 रुपीज़ आपको पे करनी है। मेरी UPI ID है ये, और मेल कर सकते हैं आप मेरी मेल ID पर shilpi.ch5111@gmail.com, या व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए अब पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए पेडागोजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन ऑर्डर टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन लर्नर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू, जो अधिगम करता है, जो लर्नर हैं, उनमें समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वे क्या कर सकें। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो मेथड होता है, इसमें एक समस्या होती है और उसका समाधान करा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको लेकर परिकल्पना करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और इस तरह से वो पूरा प्रोसेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, खुद से चीज़ों को देखते हैं और करते हैं। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें ऐसे मौके देने चाहिए, हमें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जहाँ पर वो चीज़ों को खुद से डिस्कवर कर सकें थ्रू एक्सप्लोरेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा, डिस्कवर कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सप्लोरेशन। अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज वो कर सकें। जो अन्वेषण विधि है उसके माध्यम से वो संपत्तियों की अगर जो कॉन्सेप्ट है उनकी अगर वो खोज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। बाकी एक्स्ट्रा क्लास लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, नए एडवांस सॉफ्टवेयर को बताना ये सारी यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। और परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन द मैनर प्रेजेंटेड ओनली इन द टेक्स्ट बुक, देखिए अगर बच्चा जो पाठ्य पुस्तक में दिया है उसके द्वारा ही निष्पादन करेगा तो वो चीज़ें सही नहीं होंगी और उनको साइंस में कभी भी अच्छा नहीं बताया गया। और याद रखेंगे साइंस में कुछ भी स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। साइंस में बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने आइडियाज़ अपने अपने तरीके से करते हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कोई स्टेप नहीं है, डिस्कवरी रैंडम भी हो जाती हैं। तो इसीलिए याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है कि साइंस में कुछ भी स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस बच्चे ने रेस्पॉन्स शीट भेजी थी तो वहाँ पर वो ब्लैंक था। विज्ञान में अवलोकन एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जो साइंस है उसमें जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन क्या है इंग्लिश में, ऑब्जर्वेशन, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, प्रोसेस स्किल है, प्रक्रिया कौशल है। तो विज्ञान में अवलोकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ये हमको बताना है। यह नेत्रों द्वारा केवल देखने का कार्य होता है। देखिए जो ऑब्जर्वेशन होती है वो देखना नहीं होता, उसमें बच्चा देख के जो बताता है वो ऑब्जर्वेशन है। ऐसे तो सभी देख रहे हैं लेकिन हमने किस चीज़ को ध्यान से देखा, उसको समझा, मस्तिष्क में अपने उतारा, वो अवलोकन है। खाली नेत्रों का देखने का कार्य नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा और जब ये गलत होगा तो 2 ऑप्शन हो गए यहाँ से बाहर। यह प्रथम प्रत्यक्ष सूचना को एकत्रित करने में मदद करता है। बिल्कुल जो हमारी स्टार्टिंग में जो हमारे अंदर आइडिया आएगा उस सूचना को एकत्रित करने में, बिल्कुल जो हम देखते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं उस चीज़ में ये मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही है, बी सही होगा। दोनों ऑप्शन में हमें बी देखने को मिल रहा है। यह निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ है। देखिए वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपने देखे हैं जिनका हम एक वर्ड में आंसर देते हैं, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वहां पर आपने एग्जैक्ट आंसर दे दिया दिल्ली, तो वो वस्तुनिष्ठ है। तो ऑब्जर्वेशन जो अवलोकन होता है वो कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता क्योंकि उसमें एक चीज़ नहीं होती, हर बच्चा अपने तरीके से ऑब्जर्वेशन करता है तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता। तो जब सी यहाँ पर गलत होगा इट मीन्स ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तो आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए, डी और बी। इसमें केवल यह क्या है का वर्णन शामिल होता है। अवलोकन में याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि अवलोकन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो हमने देखा बस उसी तो हम लिखते हैं, तो ये क्या है बस उसी का वर्णन जो है इसमें शामिल होता है। ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी। इसके लिए परिष्कृत उपकरणों की जो है वो आवश्यकता होती है, ये बात भी यहाँ पर सही होगी। तो ए, डी, ई जो हैं वो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे अवलोकन ऑब्जर्वेशन के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉलेज इज ट्रू, कौन सा कथन वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में सत्य है, ये हमको यहाँ पर बताना है। साइंटिफिक नॉलेज इज अ सब्जेक्ट टू पीरियोडिकल रिवीजन इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, बिल्कुल ये बात सही है। वैज्ञानिक ज्ञान का नवीन प्रमाण के प्रकाश में समय समय पर पुनरावलोकन होता रहता है। जैसे मैंने बहुत बार ये एग्जाम्पल भी दिया है कि पहले जब हम बचपन में थे हम पढ़ते थे हमारे टाइम में कि जो हमारे प्लैनेट हैं वो 9 हैं, लेकिन अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट 8 हैं। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे नवीन प्रमाण आते हैं तो जो थ्योरीज बताई गई हैं उनमें पुनरावलोकन न्यू एविडेंस के साथ जो है जो
जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, रिवीजन जो है करा जाता है इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। ये साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बिल्कुल सही है। विज्ञान में परिवर्तन होते रहते हैं समय समय के साथ, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान की सही जो है व्याख्यान कर रहा है। बाकी देखते हैं ऑप्शन, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर। देखिए जो संस्कृति है वो वैज्ञानिक ज्ञान को प्रभावित करती है, जो हमारा कल्चर है वो ज़रूर कहीं ना कहीं, जैसे कल्चर रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक नॉलेज पर प्रभाव डालती हैं। इट इज़ ऑब्जेक्टिव, देखिए ये ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड है। हम ये नहीं कह सकते वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ मैंने बताया विज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं है। वस्तुनिष्ठ मतलब वही चीज़ है कि जहाँ पर हम वन वर्ड में आंसर दे रहे हैं, तो वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इस वजह से ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साइंटिफिक नॉलेज फोकस ओनली ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रेजेंट प्रॉब्लम। वैज्ञानिक ज्ञान जो है जो आज वर्तमान में समस्याएं सिर्फ उन्हें खोजने पर केंद्रित होता है, नहीं। देखिए जब मैंने हमेशा याद रखेंगे, जब भी ऑप्शन में ओनली वर्ड आ जाता है, किसी पर्टिकुलर समस्या पर बात होती है, तो याद रखेंगे वो पॉइंट मोस्टली क्या होता है, निगेटिव ही होता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर बाहर हो जाएगा। वैज्ञानिक ज्ञान जो है हिस्ट्री भी वहाँ पर, हिस्टोरिकल वैलिडिटी भी वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि पास्ट में क्या हुआ वो चीज़ें भी होती हैं, खाली प्रेजेंट नहीं। और फ्यूचर में जैसे जो होगा, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, तो वैज्ञानिक ज्ञान में वो भी आता है, खाली प्रेजेंट की समस्याओं पर ही ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन अ साइंस क्लासरूम विद स्टूडेंट्स हैविंग डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल, अ टीचर नीड टू। विविध अधिगम शैलियों के विद्यार्थियों के किसी विज्ञान कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रही है यहाँ पर। डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल है, हर बच्चे की सोचने समझने की, याद करने की, चीज़ों को करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। डाइवर्सिटी है जो हमें क्लास में देखने को मिल रही है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं। तो उस केस में टीचर को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए। देखिए सबके लिए एक तरह का आकलन, असेसमेंट या एक तरह के उपकरण जो हैं वो प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, क्योंकि हर बच्चा अलग है, तो अलग टेक्निक से टीचर को वहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रूमेंट एंड असेसमेंट। विशिष्टीकृत निर्देश एवं मूल्यांकन का उपयोग करें, यही सबसे बेस्ट होता है आपका। इंक्लूसिव क्लासरूम में जो समावेशी कक्षा होती है उनमें ये सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, तो उसका मूल्यांकन हर बच्चे का एक तरीके से नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया था, हो सकता है कोई स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है तो लेकिन कोई स्टूडेंट हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो, लेकिन दूसरा स्टूडेंट क्या है, पढ़ने में वीक है लेकिन स्पोर्ट्स में क्या है वो बहुत अच्छा है, तो उसके आकलन का और दूसरे स्टूडेंट के आकलन का तरीका अलग होगा, क्योंकि ये डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल में आ जाएगा। तो यहाँ पर टीचर को अलग अलग तरीके जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 थी, इन ऑर्डर टू डेवलप रेशनल थिंकिंग। देखिए जो रेशनल थिंकिंग होती है ना, इस साइंस में बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। रेशनल मतलब होता है मल्टीपल थिंकिंग जो होता है, बुद्धि संगत चिंतन, जिसमें क्या होता है बच्चा क्या करता है, वो जो कहते हैं चतुराई। रेशनल थिंकिंग मतलब अलग अलग चीज़ें सोच रहा है, तो वो थिंकिंग जो है साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साइंस टीचर में अडॉप्ट द फ्लोइंग प्रैक्टिस एक्सेप्ट। निगेटिव पॉइंट बताना है, बुद्धि संगत चिंतन का विकास करने के उद्देश्य से विज्ञान के अध्यापक को निम्न अभ्यासों को अपना सकता है सिवाय एक के, और वही हमें निगेटिव पॉइंट यहाँ पर बताना है। रैशनल थिंकिंग वही होती है जहाँ पर बच्चे तर्क वितर्क करते हैं, चीज़ों में मल्टीपल आंसर देते हैं। तार्किक थिंकिंग जो होती है वो आपकी रेशनल थिंकिंग में आ जाती है। अवॉइड डिस्कसिंग, और निगेटिव पॉइंट अब हमें बताना है, अवॉइड डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल सोशल साइंटिफिक इशू। देखिए यही यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। हमें तो जो सोशो साइंटिफिक इश्यूज़ हैं साइंस में उनको प्रमोट करना चाहिए, वो पॉजिटिव पॉइंट में कंसिडर करे जाते हैं। और कहीं ना कहीं रेशनल थिंकिंग को, जो तार्किक चिंतन है, उसको वो प्रोत्साहित करते हैं। और जब बच्चे की तार्किक चिंतन आता है तो वो परिकल्पना शक्ति जो है वो उसकी बढ़ती है, और वो अलग अलग चीज़ों को करने के अलग अलग तरीके जो है वहाँ पर सोच पाता है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते कि विवाद संबद्ध सामाजिक वैज्ञानिक विषयों से दूर रहें। जो सोशल साइंटिफिक इशू हैं, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, पॉल्यूशन का इशू हो गया, ये सोसाइटी से संबंधित है, इन इशू को दूर रखना। जैसे डिबेट वगैरह आप देखते हैं, वो साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए, बुद्धि संगत चिंतन का विकास करने के लिए। तो उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और यही हमारा यहाँ पर निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बाकी रेशनल थिंकिंग के लिए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव पॉइंट होता है। छात्रों को कारण प्रभाव संबंधों को खोजने के लिए कहें कि जैसे देखिए
ये कोई कारण है, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, इन चीज़ों को खोजने के लिए साइंस में कहा जाता है। तभी हम अपने फ्यूचर को क्या है जो है वहाँ पर सेव कर सकते हैं। एनकरेज स्केप्टिसिज्म, देखिए जो संदेहवाद होता है, याद रखेंगे संदेहवाद जो है साइंस में पॉजिटिव पॉइंट होता है, इसको नेगेटिव पॉइंट कंसिडर नहीं करना है। संदेहवाद को प्रोत्साहन दिया जाता है। देखिए जब बच्चे नई नई कक्षा में आते हैं तो उनको साइंस के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ज़्यादा संदेह जो है वहाँ पर होता है, तो संदेहवाद से ही बहुत सारे जो नए नए निष्कर्ष हैं वो वहाँ पर निकल कर आती हैं। डिस्कवरीज जो नई नई खोज होती हैं उनमें संदेहवाद जो है बहुत बड़ा रोल जो है वो वहाँ पर प्ले करता है, तो इसको एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज स्टूडेंट टू कंसल्ट रिलायबल साइंटिफिक लिटरेचर, छात्रों को विश्वसनीय विज्ञान साहित्य को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, तो अलग अलग लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर को अगर वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब वो अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं तो राशनल जो उनकी रेशनल थिंकिंग है, बुद्धि संगत चिंतन है, कहीं ना कहीं उसका जो वहाँ पर है वो विकास होगा। तो यहाँ पर जो निगेटिव पॉइंट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको तो बल्कि इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वाइल टीचिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी अ टीचर नोटिस दैट सम स्टूडेंट हैव मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस कॉन्टेस्ट द टीचर शुड। विद्युत धारा विषय का अध्यापन करते हुए एक शिक्षक ने यह पाया कि कुछ विद्यार्थियों को विद्युत धारा के प्रवाह के संदर्भ में भ्रांतियां हैं, तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए ये वही तो आ गया स्केप्टिसिज्म, मिसकंसेप्शन, ये साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बच्चा कुछ और समझता है और टीचर तो फिर इस केस में जैसे सेल है, कोशिका वाला टॉपिक अगर टीचर को पढ़ाना है तो बच्चा उसको समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो रियल लाइफ में उसको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर सेल हैं। लेकिन अगर हम उसको दूसरी तरह से बताएं, ब्रिक के एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, तो वो वहाँ पर उसका जो मिसकंसेप्शन है, अगर कोई टॉपिक को लेकर रहा होगा कि वो कहेगा कि नहीं सेल नहीं होगा, सेल कैसे हमारी, वो तो बहुत छोटा होता है, वो हमारी बॉडी को कैसे बना सकता है, ऐसा मिसकंसेप्शन बच्चों का हो सकता है। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए अब टीचर क्या करेगी, बच्चे को ये बताएगी अच्छा फिर ईंट कैसे घर बना लेती है, तो वहाँ पर टीचर बताएगी बहुत सारी ईंटों को इकट्ठा करा जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जब जाकर पूरा एक घर जो है तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं जो सेल का, कोशिका का मिसकंसेप्शन होगा कि हाँ अच्छा एक सिंगल कोशिका मिलकर कैसे हमारी बॉडी को बना देगी, फिर मल्टीपल कोशिका कैसे आ जाती हैं, तो टीचर वहाँ पर समझाएगी कि ब्रिक बाय ब्रिक देखिए कैसे हम इकट्ठा करते हैं, उनको एक कमरे के लिए अलग से लगाया जाता है, फिर दूसरे कमरे के लिए, तो पूरा अरेंजमेंट होता है, फिर पूरा घर बनता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी बनी है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो मिसकंसेप्शन है वो वहाँ पर दूर होगा। सेम ऐसे ही बच्चे को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेके मिसकंसेप्शन है, वो सोच रहा होगा कैसे अंदर जो है कोई चीज़ चलकर जाती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करती है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये चीज़ें दिखती नहीं है, हमें सिर्फ इनको मानना पड़ता है। इसलिए साइंस में मिसकंसेप्शन जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे की जो एररनेस है उसको हमें इग्नोर करना चाहिए, नहीं इसको तो दूर करना है, और इनको हम इजीली दूर नहीं कर पाते, इसके लिए टीचर को बहुत ही एफर्ट जो है वहाँ पर करने पड़ते हैं। इन विचारों को भ्रांतिपूर्ण मानकर अस्वीकार करना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट हो गया। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आइडिया एंड गिव देम करेक्ट कॉन्सेप्ट, जो गलत विचार हैं उनको इंगित करना चाहिए और सही विचारों को बताना चाहिए। देखिए इससे भी कहीं ना कहीं जो बच्चे के अंदर हीन भावना है वो उत्पन्न होगी कि ये तो तुम गलत बोल रहे हो, नहीं हमें ऐसे नहीं बोलना है बच्चों को, उसके गलत कॉन्सेप्ट को हमें नहीं बताना कि गलत है, वो अपने आप ही समझ जाए कि वो चीज़ नहीं है, कुछ और वहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट है। तो ये हम उसके इनकरेक्ट आइडिया को पॉइंट नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बच्चे को ठेस पहुँचेगी, तो इस वजह से ये भी निगेटिव हो गया। एड्रेस दीज आइडियाज़ यूजिंग अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज, बिल्कुल ये यहाँ पर सुटेबल होगा। विकल्पी योजनाओं द्वारा इन विचारों को संबोधित करना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर बच्चे को कोशिका सेल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर ने क्या करा, ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी जो है वहाँ पर अपनाई। सेम ऐसी अगर बच्चे को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसमें उसको डाउट है, मिसकंसेप्शन है, तो उसको दूर करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज जो हैं उसके द्वारा उसको एड्रेस करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसमें 4th में क्या कह रहा है, अवॉइड टीचिंग द टॉपिक एज इट इज़ क्रिएटिंग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो टॉपिक ही पढ़ाना छोड़ दो, ये तो बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वॉल्व मेटाकॉग्निशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज यहाँ पर समझ लीजिएगा। निम्न में से क्या अधिप्रज्ञान को आवेशित करता है।
तो यहाँ पर जो होगा, इसमें जो आंसर होगा याद रखेंगे वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन स्ट्रेटजी इन अ प्रोजेक्ट। अब अगर आगे कभी भी क्वेश्चन बन जाए कि मेटाकॉग्निशन अधिप्रज्ञान क्या है, तो याद रखेंगे किसी परियोजना में स्वयं की जो रणनीति पर विचार करता है बच्चा, वही क्या है, मेटाकॉग्निशन है। खुद सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग में ये आ जाता है, बच्चा क्या कर रहा है, खुद सोच रहा है, खुद अपने मस्तिष्क पर जोर दे रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी जो है वहां पर वो खुद डिसाइड कर रहा है। तो ये होता है रिफ्लेक्टिंग वन ओन स्ट्रेटेजी इन द प्रोजेक्ट, इसे ही हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कॉन्स्टिट्यूट अ जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस। ये क्वेश्चन आएगा, ये हर सेट में आया है और आगे भी आएगा, और ये बहुत ईजी होता है, बच्चे इसको हमेशा सही करके आते हैं क्योंकि CDP से कनेक्ट करता है और यहाँ पर आंसर बच्चे दे जाते हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति विज्ञान में एक लिंग प्रत्युत्तर शिक्षण स्थापित करती है। तो ये हमको यहाँ पर बताना है, मतलब जेंडर को ध्यान में रखकर अगर आपको पढ़ाना है कि जेंडर को बराबर रखना है, तो उसके लिए क्या साइंस में हमें जो है उसको बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर मानेंगे। गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू गर्ल, तो ये तो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप और जेंडर को और दूर कर रहा है, उनके बीच में गैप ला रहा है, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ऐसा नहीं गर्ल्स को ज़्यादा देनी चाहिए। यूजिंग जेंडर सेंसिटिव रिसोर्सेज इन द क्लासरूम, जब भी ये पॉइंट आ जाए कक्ष में लिंग संवेदी संसाधनों का उपयोग करें ताकि जो जेंडर का गैप है वो दूर हो पाए। ऐसे संसाधन लेके आए हम क्लास में जिनसे लड़के लड़की बराबर जो है वहाँ पर कर पाएँ। अब ऐसा ना हो कि हम क्लास में क्या करें कि एक 10 किलो का क्या करें, बहुत बड़ा जो है बैग ला के रख दिया और हमने कहा कि अब इसको उठाओ, तो सीधी सी बात है फिजिकल टर्म में देखा जाए तो लड़के जो हैं उसको ज़्यादा उठा पाएंगे एज कम्पेयर टू गर्ल। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करवानी कि जिससे जो जेंडर गैप है वो और बढ़ जाए। तो हमें यूजिंग जेंडर सेंसिटिव रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करना है जिससे जो है वो जो निगेटिविटी है, जो वो गलत सोचते हैं कि लड़के लड़की अलग हैं, वो कुछ चीज़ों को लड़के नहीं कर सकते, लड़कियाँ नहीं, वो दूर हो जाए। तो इसलिए हमें जेंडर सेंसिटिव रिसोर्सेज का जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो ये यहाँ पर याद रखेंगे हमेशा पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। तो सेकेंडली यहाँ पर हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो हो जाएगी ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पे करेंगे, लड़के अलग ग्रुप बनाएंगे, लड़की अलग ग्रुप बनाएंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अरेंजिंग सेपरेट जब भी आ गया कि रेमेडियल क्लास जो है, जो रेमेडियल क्लास हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उनको देखने के लिए अलग अलग जो है ग्रुप बनाए जा रहे हैं, वो भी गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, यहाँ पर असर्शन है, रीजन है, अभिकथन है और कारण है, उसके पीछे हमें अब बताना है कौन यहाँ पर सही है और क्या उसकी सही व्याख्यान वो करता है। असर्शन अभिकथन है, हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इन साइंस शुड बी प्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक। देखिए जो विज्ञान में संकल्पनाओं की ऐतिहासिक प्रकरण है पाठ्य पुस्तक में विद्यमान होने चाहिए। देखिए क्यों होने चाहिए, क्योंकि देखिए हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें किस तरह की अप्रोच जो है वहाँ पर रखनी चाहिए। जैसे बच्चा कोई डिस्कवरी कर रहा है और वो अपने रिजल्ट पर नहीं आ पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगा। लेकिन जब वो हिस्ट्री में देखेगा कि साइंटिस्टों से भी तो ऐसा हुआ है कि वो करते रहे खोज, सालों सालों खोज करते रहे और तब जाकर वो अपने निष्कर्षों पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है उनको ऐड करना चाहिए। वो साइंस में आगे तक के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इट प्रमोट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एज सोशल एंटरप्राइज। यह विज्ञान को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में समझने में छात्रों की समझ को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल ऐसा भी होता है, इसीलिए हम हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट को ऐड करती हैं कि बच्चा जो है वो समझ पाता है कि कैसे जो विज्ञान है वो सोशल जो इश्यूज़ हैं उनसे भी कनेक्ट करती है। तो ये कारण बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों यहाँ पर सही हैं और आर उसकी सही व्याख्यान भी जो है यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज। एक रचनात्मक विज्ञान कक्ष में संकल्पनाओं की समझ। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होती है साइंस में वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जो रचनात्मक विज्ञान है वो रचनात्मकता जो है विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, ड्रामा वगैरह, एक्ट वगैरह वो जो है परफॉर्म करते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं बच्चों को दिए जाते हैं, वो सब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में जो है या साइंस में आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, संकल्पनाओं की समझ कैसी होती है, कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, बिल्कुल अधिगमकर्ताओं द्वारा निर्मित होती है। ड्रामा के थ्रू वो क्या करते हैं, सेल्फ से चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने हुनर जो है वहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम होती है प्रोजेक्ट में जैसे बच्चों को इन्वॉल्व करा गया, तो ये जो चीज़ है पूरी ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करी जाती है, ये लर्नर के द्वारा, जो अधिगमकर्ता जो बच्चे हैं उनके द्वारा ये करी
ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रिसीव्ड बाय लर्नर नहीं, ये बच्चों के द्वारा प्राप्त होती है, नहीं, बच्चे इसको खुद से करके दिखाते हैं। क्रिएटिविटी, बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, क्रिएटिविटी जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो। रिप्रोड्यूस बाय लर्नर नहीं, रिकॉल बाय लर्नर ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और इस तरह से हमने 19 जनवरी के सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने